तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो ये वीडियो होगा बैटल ऑफ मैजिक वर्ल्ड का, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीवयान डीक्यू कॉन्टिनेंट छोड़कर एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे चला जाता है, ठीक है। वहाँ पर वह जब अपीयर होता है तो उसको एक बंदा मिलता है जो उसको बताता है कि आप जियो क्लैन के जीवयान हो ना। वो पूछता है जीवयान से, जीवयान कहता है ठीक हाँ। तो वह जीवयान को जियो क्लैन के पास ले जाता है और जियो को पता चलता है कि यहाँ पर भी एक जियो क्लैन है। फिर जब वहाँ पर पहुँचता है तो एक दरवाजे से अंदर जाता है, वहाँ पर फाइट हो रही थी, ठीक है। और एक चियांगलिंग कॉन्टिनेंट के बंदे दूसरे कॉन्टिनेंट के बंदों से फाइट कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। तो एपिसोड मैंने वहीं पर एंड कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होगा। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि घायल होने के बाद हुआंगलिंग ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसके शरीर से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार की कोई झलक नहीं थी। कुछ ही क्षणों बाद उसके हाथ में फिर से वही लंबा स्पीयर प्रकट हुआ। जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, उसके चारों ओर हल्की हल्की बिजली की लहरें चमकने लगी। अब उसकी आंखों में एक खतरनाक पागलपन चमक रहा था। उसने गुस्से से जियो आओ को घूरते हुए भारी आवाज में कहा, तो तुम इनविजिबिलिटी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। उसकी आवाज भारी और कांपती हुई थी, लेकिन उसमें जिद और क्रोध साफ महसूस हो रहा था। ठीक है, आज मैं अपनी सारी ऑफेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। इतना कहकर हुआंग लिंग ने अपनी कमर से एक छोटी जेड बोतल निकाली। उसने उसे खोला और तुरंत उसके हाथ में एक चमकती हुई पिल दिखाई दी। बिना एक पल भी रुके उसने वह गोली निगल ली। जैसे ही वह पिल उसके शरीर में पहुंची, उसकी थंडर पावर अचानक उग्र उठी। उसकी नसों में दौड़ती बिजली की शक्ति कई गुना बढ़ गई और बिजली पर उसका नियंत्रण भी तुरंत मजबूत हो गया। लेकिन उसके इस प्रयास को देखकर जियो याओ के चेहरे पर केवल तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था। वह लापरवाही से बोला, देहाती तो आखिर देहाती ही होता है। उसने ठंडी नजरों से हुआन लिंग को देखते हुए कहा, एक दावड़ी होने के बावजूद तुम इम्परर रीलम के नीचे की पिल्स खा रहे हो। यहाँ जेंसिस कॉन्टिनेंट में तुम्हारे पास ना तो पर्याप्त यह जेंसिस कॉन्टिनेंट में ना तुम्हारे पास ना तो पर्याप्त शक्ति है और ना ही किसी शक्तिशाली फैमिली का संरक्षण। उसकी आवाज में स्पष्ट घमंड था। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग बस पिटने के लिए ही पैदा होते हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हो सकता है कि तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति यहाँ मौजूद कई लोगों से ज्यादा हो, लेकिन उनके पीछे फैमिलीज खड़ी हैं। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, हालांकि चाहे वे कितने भी अयोग्य क्यों ना हो, वे तुम्हें आसानी से धमका सकते हैं। फिर भी उसने कंधे उचकाए। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो लोगों का पूरा समूह तुमसे निपटने के लिए आ जाएगा। फिर जियो याओ ने मानो कोई दया दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब तुम मरकर मेन कॉन्टिनेंट में पुनर्जन्म लो तो इस बार कोई बेहतर जगह चुन सको। उसने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, ना फिर ना कि फिर से उसी अभागी जगह पर जम लो जहां से तुम आए हो। यह सुनकर हुआंगलिंग का गुस्सा फट पड़ा। वह जोर से गर्जा, चुप रहो। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं कांगबाई कॉन्टिनेंट से हूँ, उसने दहाड़ते हुए कहा। वह कोई बंजर जगह नहीं है। उसने घृणा से जियो याओ की ओर इशारा किया, तुम्हारी जगह ही असली अभागी है, वही जगह जहाँ तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग पैदा होते हैं। जैसे ही हुआंगलिंग ने यह कहा, अचानक उसके चारों ओर जमीन से बाल्टी के आकार की बिजली की करक उठने लगी। धड़ाम, पूरी धरती कांप उठी। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति एक ही चढ़ में केंद्रित कर दी और फिर उसने दहाड़ते हुए अपने सबसे शक्तिशाली हेवन टीयर हाई लेवल टेक्निक का प्रयोग किया, थंडर सेक्स द नाइन प्रोविंस। अगले ही पल आसमान में बिजली का एक भयानक तूफान उमड़ पड़ा। नीले सफेद बिजली के अनगिनत स्तंभ आकाश से गिरते हुए दिखाई देने लगे। पूरा मैदान मानो एक विशाल ठंडा डोमेन में बदल गया हो। लेकिन उसी समय एक एक हल्की सी आह सुनाई दी और अगले ही पल वह भयानक बिजली की शक्ति अचानक शांत हो गई, मानो किसी ने पूरे तूफान को एक ही पल में दबा दिया हो। भीड़ की नजरें तुरंत उस दिशा में गई। वहां एक वाइट वाइट रोब्ड मैन खड़ा था। वह शांत भाव से जियो याओ के सामने खड़ा था। उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था, जबकि दूसरा हाथ हवा में फैला हुआ था और उसी हाथ से उसने अभी भी उस प्रचंड ठंडा टेक्निक को रोक दिया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने पहले हुआंग लिंग की ओर देखा, फिर उसकी नजर धीरे धीरे मुड़ी और वह जियोयान पर टिक गई। उसने शांत स्वर में कहा,
तुमने सब कुछ साफ-साफ देख लिया है ना? उसकी आवाज़ गहरी थी। यह जेंसिस कॉन्टिनेंट का जियो क्लैन है। उसने धीरे से कहा, यहाँ नोबेल सर्वोच्च शक्ति रखते हैं और वे हमेशा एकजुट रहते हैं। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, तुम लोगों के विपरीत अगर तुम लोग भी एकजुट होकर काम करते तो आज तुम्हारी यह दयनीय स्थिति नहीं होती। तभी भीड़ में से एक रईस बोला, ब्रदर विंग, इस लड़के से बात करके समय बर्बाद मत कीजिए। उसने कहा, मिस वांग किंग मिस वांग किंग जल्द ही वापस आएंगी। उनके रहते हम पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकते। फिर उसने व्यंग व्यंग से हंसते हुए कहा, चलो इस लड़के को जो किसी बर्ड फाइटिंग कॉन्टिनेंट से आया है जियो फेंग के हवाले कर देते हैं। वह व्हाइट रोब्ड मैन वास्तव में इस समूह का नेता था, जियोमिंग। वह 10 साल पहले जेंसिंस कॉन्टिनेंट पर आया था और अब अपने साथियों को लेने आया था। उधर इस इन सब शोर शराबे को अनदेखा करते हुए जियोयान चुपचाप हुआंग लिंग के पास गया। उसने धीरे से अपनी डुई कुई एनर्जी हुआंग लिंग के शरीर में प्रवाहित कर दी। हुआंग लिंग ने हैरानी से जियोयान को देखा। वह विरोध करना चाहता था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी उसे केवल इतना महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक तीव्र गर्माहट फैल रही है। इसके बाद जियोयान धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़ा और शांत स्वर में बोला, क्योंकि तुम लोग लड़ना चाहते हो तो लड़ाई होगी। उसकी आवाज तेज नहीं थी लेकिन वह साफ साफ हर व्यक्ति के कानों तक पहुंची। आज जिसने ड्यूकी कॉन्टिनेंट का अपमान किया, जियोयान उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। यह सुनते ही भीड़ में जोरदार हंसी फूट पड़ी। हा हा, यह बच्चा खुद को क्या समझता है? एक रईस ने व्यंग से बोला। यहाँ ब्रदर जियोमिंग बैठे हैं जो लगभग एम्परर लेवल के बराबर हैं और यह फिर भी इतना घमंडी है। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है यह सच में मौत को दावत दे रहा है। तभी अचानक एक बचकानी आवाज गूंजी, चाचा जी, भले ही मैं छोटा हूँ, आपको मेरी लड़ाई को गंभीरता से लेना होगा। अचानक जियोयान के सामने एक छोटा सा फीस्ट प्रकट हुआ। जियोयान चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंदी वास्तव में 10 साल का बच्चा था। यह देखकर जियोयान के चेहरे का रंग बदल गया। एक अनुभवी डाउडी को 10 साल एक अनुभवी डाउडी को एक 10 साल के बच्चे ने चुनौती दी थी। यह उसके लिए एक बड़ा अपमान था। तभी जियो मिंग हंसते हुए बोला, यह जियोफेंग फोर्थ एल्डर का पोता या परपोता है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, बस इतना याद रखो, अगर यह बच्चा रोया तो तुम जियो क्लैन में नहीं रह पाओगे। उसने सलाह देते हुए कहा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप उससे पिट जाओ। कुछ देर बाद जियोयान के चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसे अचानक किसी समस्या का समाधान मिल गया हो। जब वह बच्चा फिर से अपनी छोटी मुट्ठी से उस पर हमला करने आया, तभी जियोयान ने शांत स्वर में कहा, चूंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर चैन से सो जाओ। जैसे ही जियो फैंग एक बार फिर बिजली की गज से जियोयान की ओर झपटा, अचानक एक अजीब सी घटना घट गई। सबकी आंखों के सामने वह छोटा बच्चा अचानक लड़खड़ा गया और अगले ही पल सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पूरा अखाड़ा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि व्हाइट रोड मैन के अलावा वहां मौजूद कोई भी इस घटना को समझ नहीं पाया। जियोयान ने धीरे से अपना सिर उठाया और सीधे उस व्हाइट रोब्ड मैन की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चुनौती झलक रही थी और वह शांत स्वर में बोला, क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? यह सुनकर व्हाइट रोब्ड मैन के चेहरे पर गुस्से के बजाय हल्की हंसी उभरी। हे हुरा नहीं, उसने जियोयान को ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी सोल पावर पहले ही एम्परर रीलम तक पहुंच चुकी है। उसकी आंखों में अब स्पष्ट रुचि दिखाई दे रही थी। सच कहूं तो इसने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है। फिर उसने गहरी नजरों से जियोयान को देखते हुए कहा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक एम्परर लेवल एल्केमिस्ट भी होगे। उसकी यह बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए, लेकिन यह अनुमान बिल्कुल सही था। जियोयान ने अभी जो हमला किया था वह एक सोल अटैक था और जियो मिंग ने केवल एक बार देखकर यह सब समझ लिया था। स्पष्ट था कि वह इस समूह का नेता यूं ही नहीं बना था। जियोयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं, तुम्हारा अनुमान सही है। इसके बाद धीरे धीरे बातचीत उस प्रस्ताव की ओर बढ़ी जब जियो मिंग ने जियोयान को तियानलिंग कॉन्टिनेंट में शामिल होने का अवसर दिया। लेकिन अंत में जियोयान ने शांत और दृढ़ स्वर में वही शर्त रखी जिसने पूरे मैदान को सन्नाटे में डुबो दिया, मेरा ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट का अपमान करने वाले सभी लोगों को आत्महत्या करनी होगी। पूरा मैदान एकदम स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आवाज फिर से गूंजी, मैं बदनामी की परवाह किए बिना किसी भी कॉन्टिनेंट में शामिल हो सकता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे डुई कुई कॉन्टिनेंट का
अपमान करते हैं, उन्हें आज इसकी कीमत चुकानी ही होगी। भीड़ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर किसी की निगाहें उसी जगह पर टिक गई थी जहां अभी भी पॉइजन और अग्नि की वह खतरनाक परीक्षा समाप्त हुई थी। कई लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जीवन सच में उस भयानक विष को उस भयानक विष से बचकर बाहर निकल आया। कुछ देर पहले तक सबको लग रहा था कि वह वहीं मर जाएगा, लेकिन वह अब लेकिन अब वह पूरी तरह से सामान खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना नहीं हो। अजीब स्काई फायर। जब जीवन ने अपने शरीर से उस जहर को पूरी तरह खत्म कर दिया तो जियो योटिंग की आंखों में गहरा आश्चर्य भर गया। वह लंबे समय तक जियोयान को देखती थी, जैसा जैसे उसकी आंखों के सामने कोई असंभव घटना घट गई हो। धीरे धीरे उसने कहा, आश्चर्यचकित मत होइए, मेरी एक सहेली है जिसके शरीर में डिजास्टर पॉइजन बॉडी है। उसके उसके विष के सामने तो यह जहर कुछ भी नहीं है। अगर वह यहाँ होती तो शायद यह विष उसके लिए औषधि बन जाता। जियोयान के शब्दों में ना तो कोई घमंड था और ना ही कोई दिखावा। वह बस सच बता रहा था। यह सुनकर जियो योटिंग का चेहरा फिर से बदल गया। डिजास्टर पॉइजन बॉडी, उसने धीरे से दोहराया। वह इस नाम से परिचित थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में अस्तित्व में भी हो सकता है। उसकी आंखों में अब आश्चर्य के साथ साथ एक नई जिज्ञासा भी थी। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जियो तीसरे राउंड का अंत। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जियो योटिंग ने गहरी सांस ली और मुड़कर जियो मिंग से कहा, मैं तीसरा राउंड हार गई। उसकी आवाज में हल्की निराशा थी, लेकिन उसमें ईमानदारी भी थी। जियो मिंग ने जियो यान की ओर देखा। उसकी आंखों में भी अब पहले जैसा तिरस्कार नहीं था। इसके बजाय वहां हल्की सी गंभीरता दिखाई दे रही थी। वह जान चुका था कि वह युवक साधारण नहीं है। धीरे से उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति से कहा, जियो सान, अब तुम्हारी बारी है, पूरी ताकत लगाना। मुझे यह उम्मीद नहीं नहीं है कि तुम उसे आसानी से हरा दोगे, लेकिन कम से कम उसकी लड़ने की इच्छा को कमजोर करने की कोशिश जरूर करना। यह था जियोयान का चौथा मुकाबला। जियो सान आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि वह शांत और गंभीर दिखाई दे रहा था। उसने जियोयान की ओर हाथ जोड़कर सम्मान से कहा, भले ही हम अ, दोनों अलग अलग महाद्वीप से आए हों, लेकिन मुझे आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां इंसान को ऐसी जगह खड़ी कर देती हैं जहां लड़ाई से बचना संभव नहीं होता। वह कुछ पल रुका, फिर मुस्कुराया, आपका पिछला प्रदर्शन सच में प्रभावशाली था। मुझे स्वीकार करने में शर्म नहीं कि मैं आपसे कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन इस लड़ाई में मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, इसलिए सावधान रहिए। उसकी यह दिल बात साफ दिल बात सुनकर जियोयान के मन में उसके लिए सम्मान पैदा हो गया। उसे महसूस हुआ कि इस भीड़ में हर व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में योद्धा हैं। जियोयान ने भी झुककर जवाब दिए, धन्यवाद ब्रदर जियोसान, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि सच कहूं तो मैं अभी मरना नहीं चाहता। भीड़ में हल्की हंसी गूंज उठी। सम्राट एम्परर लेवल की युद्ध तकनीक, जियो सान ने मुस्कुराकर कहा, आप सभी अभी तक हैमन लेवल बैटल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक उभरी। आज मैं आपको एम्परर लेवल बैटल टेक्निक की शक्ति दिखाऊंगा। यह सुनते ही जियोयान चौंक गया। एम्परर लेवल बैटल टेक्निक, उसने आश्चर्य से पूछा। डुई क्यू कॉन्टिनेंट में उसने कई शक्तिशाली टेक्निक्स देखी थी, लेकिन यह नाम उसके लिए नया था। जियो शान ने हल्की हंसी के साथ कहा, जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वज्रा बॉडी टेक्निक, इतना कहते ही जियोसान का शरीर बदलने लगा। उसकी मांसपेशियां फैलने लगी और उसका कद तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर लगभग 9 फीट से अधिक ऊंचा हो गया। उसकी त्वचा पर चमकदार सुनहरी परतें उभर आई और वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोल्डन वार गॉड धरती पर उतार आया हो। भीड़ में कई लोग उत्साह से चिल्ला उठे, हे भगवान, यह तो वज्रा बॉडी टेक्निक है। यह जियो क्लैन की पैतृक पैतृक एम्परर लेवल टेक्निक है। यह हेवनली सोल कॉन्टिनेंट की सबसे शक्तिशाली बॉडी टेक्निक्स में से एक है। यह सब देखकर जियोयान धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि क्रिएशन कॉन्टिनेंट की ताकत डुई कॉन्टिनेंट से कहीं अधिक थी। यहाँ की टेक्निक्स, यहाँ के वॉरियर, सब कुछ अलग स्तर पर था। उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसे अपनी बर्निंग फ्लेम टेक्निक याद आई। उसने अब तक 20 से अधिक हेवनली फ्लेम्स को मिलाया था। वह सोचने लगा कि क्या उसे बर्निंग फ्लेम टेक्निक भी किसी तरह एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी है। एक अजीब ए- एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन तभी उसकी नजर जियो शान पर पड़ी। वह थोड़ा चौंक गया, क्योंकि
वज्रा बॉडी टेक्निक में कुछ ऐसा था जो उसे बेहद परिचित लग रहा था। वह उसकी अपनी वज्रा ग्लेड बॉडी टेक्निक से काफी मिलता जुलता था। दोनों की ऊंचाई लगभग 9 फीट 9 इंच के आसपास थी। जियो यान ने कुछ पल सोचा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, तो फिर चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी। वज्रा ग्लेज बॉडी लेकिन कुछ अजीब है। जैसे ही जियो यान ने अपनी टेक्निक सक्रिय की, उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उसका शरीर भी मजबूत और चमकदार हो गया, लेकिन अगले ही पल वह खुद ही चौंक गया, क्योंकि उसका कद केवल 6 फीट 6 इंच तक ही बढ़ा था। वह वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह हो क्या रहा है? क्या उसकी टेक्निक कमजोर पड़ गई, या फिर इस क्रिएशन कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा नियम था जो उसकी शक्ति को दबा रहा था? युद्ध शुरू होने से पहले ही एक नया रहस्य उसके सामने खड़ा हो गया था। आसमान में फैले युद्ध क्षेत्र में एक भारी तनाव तैर रहा था, और अभी अभी जियोयान और जियोसान के बीच टकराव शुरू हुआ था, और दोनों की शक्तियां पहली बार सीधे आमने सामने आई थीं। जियोयान के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था, और उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियोसान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तक यह प्रतियोगिता चल रही है, मैं तुम्हें क्रिएशन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ बातें बता सकता हूँ, लेकिन तुम बचोगे या नहीं, यह पूरी तरह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। इतना कहकर उसने कोई और संयम नहीं गंवाया। अपने विशाल वज्रा बॉडी रूप में उसने एक भारी मुक्का जियोयान की ओर घुमा दिया। मुक्का इतना तेज और शक्तिशाली था कि हवा तक फटती हुई महसूस हुई। जियोयान ने तुरंत दोनों हाथ आगे कर दिया और उस वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन टकराव के अगले ही क्षण स्थिति साफ हो गई। धड़ाम! जियोयान का शरीर पीछे की ओर फिसल गया, और वह लगातार 10 कदम से भी अधिक पीछे हट गया, जबकि जियोसान केवल 3 कदम पीछे गया। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दी। हेवन लेवल बैटल टेक्निक और एम्परर लेवल बैटल टेक्निक के बीच का फर्क तुरंत सामने आ गया था। पहले ही टक्कर में थोड़ा पीछे हटने के बावजूद जियोयान के चेहरे पर निराशा नहीं आई। इसके बजाय उसकी आंखों में लड़ने की इच्छा और तेज हो गई। उसने अपने हाथ में उठ रहे दर्द को दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे आपसे ही सीखना पड़ेगा ब्रदर जियोसान। उसकी आवाज में सम्मान भी था और चुनौती भी। जियोसान फिर से उसकी ओर बढ़ा और लड़ते लड़ते बोलने लगा, अब तक तुम्हें समझ आना चाहिए होगा, क्रिएशन कॉन्टिनेंट पर सबसे कमजोर अस्त्र भी डाउडी है। उसने हल्की हंसी के साथ आगे कहा, जिस अस्त्र को तुम अपने मूल महाद्वीप पर महान शक्ति मानते हो, यहाँ वह एक साधारण व्यक्ति के बराबर है। यह सुनकर जियोयान के मन में हल्का सा झटका लगा। अब उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि इस महाद्वीप के लोग इतने घमंडी क्यों हैं। जियोसान लगातार वार करता जा रहा था, और जियोयान उन वारों से बचते हुए उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियोसान का असली उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, वह जियोयान का ध्यान भी भटकाना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि क्रिएशन कॉन्टिनेंट के बारे में जानने की जिज्ञासा के कारण जियोयान उसकी हर बात ध्यान से सुनेगा, और उसी ध्यान भंग के बीच वह हमला करने का सही मौका ढूंढ लेगा। लड़ाई जारी रखते हुए जियोसान ने आगे बताया, क्रिएशन कॉन्टिनेंट में कुछ असाधारण प्रतिभाशाली लोग जन्म से ही डाउडी होते हैं, लेकिन बाकी लोग को हेवन एंड अर्थ लॉज के अनुसार निचले लोक में भेज दिया जाता है। उसने आगे समझाया, अक्सर उन्हें ऐसे लोकों में भेजा जाता है जहां एम्परर ओरिजिन एनर्जी भरपूर होती है, लेकिन कभी कभी किसी को ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता है जहां यह ऊर्जा बहुत कम होती है। ऐसे स्थान को हम डेथ रियलम कहते हैं। जैसे ही जियोयान उसकी बातों को समझने में लगा हुआ था, उसी क्षण जियोसान ने एक तेज हमला कर दिया। उसकी मुष्टि सीधे जियोयान की बाई छाती पर आकर लगी। धड़ाम! जियोयान का शरीर जमीन पर जा गिरा। उसका वज्रा ग्लेड बॉडी भी टूट गया और वह अपने सामान्य रूप में लौट आया। जियोसान के विशाल सुनहरे शरीर पर केवल हल्की सी चमक कम हुई थी, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने खड़े होकर आगे कहा, क्रिएशन कॉन्टिनेंट के 3 सुप्रीम लोअर रियलम्स हैं, हेवनली स्पिरिट रियलम, ड्रैगन स्पिरिट रियलम और फिनिश स्पिरिट रियलम। इन लोकों में केवल एम्परर ओरिजिन एनर्जी ही नहीं होती, बल्कि यहाँ एक विशेष प्रकार की शक्ति भी होती है। उसकी आंखों में गर्व चमक उठा। उसे कहते हैं एम्परर लेवल बैटल टेक्निक्स। यह सुनकर जियोयान ने धीरे से सांस छोड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि इन लोगों को सर्वोच्च क्यों कहा जाता है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि यहाँ की टेक्निक्स भी अलग स्तर की थी। जियोयान ने अपने हाथ में पकड़े एंशिएंट रूलर ऑफ स्ट्रेंथ फ्लेम्स में अपनी हेवनली फ्लेम को प्रवाहित कर दिया। तुरंत उस विशाल हथियार से तेज रोशनी फैल गई, और उसने ऊपर उड़कर जियोसान से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही क्षण वह स्तब्ध रह गया।
वह उड़ ही नहीं पा रहा था, जैसे इस दुनिया के नियम उसकी शक्ति को रोक रहे हों। बस एक पल का ही बस एक पल का यही भ्रम काफी था। जियोसान ने मौका नहीं छोड़ा। धड़ाम उसका मुक्का फिर से जियोयान पर गिरा। इस बार जियोयान 10 मीटर दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। जियोसान ने उसे देखते हुए कहा, लोअर रिले में सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम क्रिएशन कॉन्टिनेंस लॉस को जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ डाउजियन लेवल तक नहीं पहुंचा है तो उसके लिए बेहतर यही है कि वह नियमों के अनुसार ही चले। उसकी आवाज में थोड़ी दया भी थी, क्योंकि वह समझ रहा था कि जियोयान शक्तिशाली जरूर है, लेकिन इस दुनिया के नियमों को नहीं जानता। जियोयान ने अपने होठों से खून पोंछा। अब उसे अपनी गलती समझ में आने लगी थी। जब जियोयान ने कहा था कि यहाँ डाउडी केवल साधारण व्यक्ति के बराबर है, तभी उसे सावधान हो जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस महाद्वीप के नियम, सीमाएं और बंधन उसकी शक्ति को लगातार कमजोर कर रहे थे। अगर लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई तो वह 5वें दौर तक जीवित भी नहीं रह पाएगा। जियो मिंग दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। जियो सान ने दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरी का सही उपयोग किया था। अगर यही स्थिति बनी रही तो यह दौर वह आसानी से जीत सकता था। दूसरी ओर शानदार कपड़े पहने लोगों का समूह बेहद खुश था। जियो सान को हारते देख उनके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था, लेकिन जियो योटिंग चुप खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार युद्ध की ओर जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। अंतिम चाल, जियो सान ने अचानक कहा, अगर मैंने अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल न किया तो शायद तुम मुझे हरा देते। जियो यान के मन में तुरंत एक बुरी आशंका उठी और अगले ही क्षण जियो सान ने अपनी अंतिम चाल चल दी। उसने जोर से चिल्लाया, सोल बैटल टेक्निक, हेवन शेकिंग रोर। उसके मुंह से निकली भयानक ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। जियो मिंग ने तुरंत अपनी शक्ति से अपने के सामने एक रक्षा अवरोध बना दिया, लेकिन हुआंग लिंग और उसके साथ ही इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे पहले से ही घायल थे। ध्वनि की उस भयानक लहर से वे फिर खून की उल्टी करने लगे और लगभग बेहोश हो गए। जैसे ही सबको लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, तभी अचानक एक आवाज गूंजी, यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे पास साउंड बैटल टेक्निक्स हैं। जियोयान की आवाज थी। लायन टाइगर सैटरिंग गोल्ड रोर। यह वही टेक्निक थी जो उसने जियोनान एकेडमी से सीखी थी। उसने अपने बोन विंग्स फैलाए और सीधे जियो सान के कान के पास पहुंच गया। फिर उसने पूरी शक्ति से गर्जना की। थाम, जियो सान का शरीर कांप उठा। उसके कान और नाक से तुरंत खून बहने लगा और उसका वज्र बॉडी भी टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जियोयान भी सुरक्षित नहीं था। द्वंद के उस टकराव से उसका शरीर चकरा गया और वह भी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने खुद को संभालने के लिए एंशिएंट रूलर ऑफ स्ट्रेट फ्लेम्स का सहारा लिया। इस प्रकार चौथा युद्ध समाप्त हुआ। दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो चुके थे। पांचवा और अंतिम मुकाबला अभी बाकी था। अब जियो मिंग की आंखों में गंभीरता आ गई और वह जानता था कि अगर जियोयान आज बच गया तो भविष्य में वह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए उसने निर्णय लिया, जियो फेंग, अब तुम अंतिम लड़ाई लड़ोगे। जियो फेंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके दिल में डर भी था और उत्साह भी। अगर वह जियोयान को मार देता तो पूरे जियो क्लैन में उसका नाम हो जाता, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि आज जियोयान के पास अभी भी कोई छुपी हुई चाल बाकी है। जियोयान जमीन पर बैठा था। उसका शरीर घायल था और उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी और सामने जियो फैंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अपने जीवन में दशकों तक सोल क्लैन से युद्ध किया था, लेकिन कभी उनके हाथों नहीं मरा और अब शायद आज वह अपने ही खून के रिश्तेदारों के हाथों मरने वाला था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो में जल्दी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। वीडियो दोस्तों यार पिछला एपिसोड भी देख लो यार भाई, मैं अपलोड किया था इसका फटकार डाल दिया हूँ, ठीक है, बाय।